ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के बाद ईरान के सबसे महत्वपूर्ण नेता अली लारिजानी की मौत के बाद अब क्या? ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अमेरिका और इस्राइल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ईरानी व्यवस्था, ईरानी सिस्टम अंदर से इतना मजबूत है कि किसी एक व्यक्ति के जाने के बाद हम पर कोई असर नहीं पड़ता। और बीती रात हमने इस्राइल के अंदर तबाही का मंजर देखा जब ईरान ने इस्राइल के अंदर कम से कम 100 मिसाइल्स दाग दी। और बात वहां नहीं रुक रही है, सिर्फ इस्राइल पर हमले नहीं कर रहा है, इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। अब्बास अरागची ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में अली लारिजानी की मौत पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में क्या कहा है। मगर अगर आपको जानना है कि ईरान किस तरह से अब भी थमा नहीं है, तो मैं आपके सामने 2-3 खबरें लाना चाहता हूं। सबसे पहले एक खबर, 100 मिसाइल्स, जी हां 100 मिसाइल्स जो हैं वो ईरान ने इजराइल पर पूरी रात दागी है। अब आपके सामने इस दूसरी बड़ी खबर पर गौर कीजिए। बगदाद में ग्रीन जोन में आग। अल जजीरा के मुताबिक यह ग्रीन जोन जो है उस पर बगदाद ने हमला किया है और अल जजीरा के पत्रकार असद बेग उस हमले को देख रहे थे, उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। Had drone activity here in Baghdad's Green Zone, where the US Embassy is located tonight, and we understand that 2 drones are intercepted, whilst the third disappeared off radar. The anti-aircraft, the SRAM system, has been very active tonight. In fact, we were standing where I am right now, and we saw the anti-aircraft go up, and then a series of loud explosions. Now we understand that some debris has fallen across the capital here in the area of Al Dura. Shrapnel fell on a university compound, causing damage to windows and infrastructure. And in Al Jadariya, near the central bank, we understand a fire has broken out, where debris from an aerial object, authorities say, has fallen near the main gates, causing a fire. And there's still more information coming in. Now what this really shows is that there is this constant threat. There's really no let up, whilst Iraqi security forces are also trying to neutralize those threats. But the real question is, some of these drones are being launched from within Baghdad, and that raises serious security questions. अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस खबर पर गौर कीजिएगा। अमेरिकी जंगी जहाज जेरोल्ड आर फोर्ड वापस जा रहा है, और आप जानते हैं ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक उनकी लॉन्ड्री में आग लग गई थी, यानी कि जहां पर उनके कपड़े धोए जाते थे वहां पर आग लग गई थी। अब अमेरिकी जंगी जहाज वापस जा रहा है। अमेरिका किसको मूर्ख बना रहा है? जाहिर सी बात है, ईरान जो लगातार हमले कर रहा है उसको लेकर अमेरिका कहीं ना कहीं खौफजदा है। इतना बड़ा जंगी जहाज और वहां पर लॉन्ड्री में आग लगती है, अब आप वापस भेज रहे हैं। इस तरह की सुरक्षा तैयारी है आपकी। और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल क्या खतरनाक खेल खेल रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। इस खबर पर गौर कीजिएगा। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट, क्या आप जानते हैं अमेरिका ने वहां पर हमला किया है? अमेरिका और इजराइल ने वहां पर हमला किया है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने सख्त लफ्जों में चेतावनी दी है कि इस तरह की हरकतों से बाज आइए। स्पष्ट है दोस्तों कि अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना करना चाहते हैं, जिसमें कई लोग मारे जाएं। सबसे बड़ी बात, अली लारिजानी जहां पर मारे गए वो अपनी बेटी के साथ थे, और उससे भी बड़ी बात, जिस बिल्डिंग में थे वहां कई लोग रह रहे थे, और वहां पर यह हमला किया गया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अली लारिजानी के साथ साथ न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। अमेरिका और इस्राइल को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो हर कीमत पर यह जंग जीतना चाहती है, मगर इसी चक्कर में वो कई गड़बड़ कर रही है, और वो नहीं जानता कि ईरान दरअसल है क्या। मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक इंटरव्यू में अब्बास अरागची ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। सीनियर सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी की हत्या से देश की राजनीतिक व्यवस्था कमजोर नहीं होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान की संस्थाएं अब भी मजबूत और स्थिर हैं, और राज्य किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। उन्होंने माना, अब्बास अरागची ने माना कि व्यक्तियों की भूमिका होती है, लेकिन अरागची ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था मजबूत तरीके से स्थापित है और काफी रेजिलिएंट है। अब मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप सुने अब्बास अरागची का ये इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा। आप देखिएगा कि इस व्यक्ति के चेहरे पर किस कदर काम है, शांति है, और बहुत ही
सरल और शांत अंदाज में ये अपनी बात रख रहे हैं। I do not know why the Americans and the Israelis still have not understood this point. The Islamic Republic of Iran has a strong political structure with established political, economic, and social institutions. The presence or absence of a single individual does not affect this structure. Of course, individuals are influential and each person plays their role, some better, some worse, some less. But what matters is that the political system in Iran is a very solid structure. और दूसरी तरफ हकीकत यह है दोस्तों कि अमेरिका और इजराइल की जितनी भी रणनीति थी ईरान को लेकर, हर गुजरते लम्हे के साथ वो नाकाम हो रही है। क्योंकि उन्होंने क्या उम्मीद की थी कि पहले खामेनी और उसके बाद अली लारीजानी और बीच में गुलाम रसूल, जो कि उनके बसिज कमांडर थे, उनकी मौत के बाद ईरान पूरी तरह से बिखर जाएगा और ईरान हमले करना छोड़ देगा। मगर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वो लोग खामोश नहीं हो रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं। इस्राएल की क्या सोच थी, गौर फरमाएं। नेतन्याहू ने ट्रंप को यह कहकर मना लिया था कि लीडर को मार दो, बाकी सब आसान हो जाएगा, लोग खुद ही सरकार को गिरा देंगे। 3 हफ्ते बाद अब तो रेजीम चेंज की बात भी नहीं हो रही है। जंग अब सिमटकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक रह गई है और ट्रंप अब शिपिंग रूट को दोबारा खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और सबसे बड़ी बात, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, ना उनकी बात जापान सुन रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया, ना इटली, ना ब्रिटेन, कोई नहीं सुन रहा है। और इस्राएल ने क्या सोचा था कि लीडर्स को मारते जाओ और ईरान हार जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, जो उम्मीद अमेरिका और इस्राएल कर रहे थे, उस हिसाब से जंग नहीं बढ़ रही है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, एक इजरायली न्यूज एजेंसी, इजराइल से छपने वाली एक न्यूज एजेंसी क्या कहती है आपके स्क्रीन पर, और इसके एक एक शब्द पर आपको गौर करना पड़ेगा कि खुद इस्राइल के अंदर इस जंग को लेकर क्या सोच है। गौर फरमाएं। इस्राएल के सैन्य सूत्रों के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रही जंग उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रही जैसी शुरुआत में तय की गई थी। इस्राएल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर KAN के अनुसार नाम न बताने वाले सैन्य अधिकारियों ने रविवार को कहा कि शुरुआत में किया गया हमला उम्मीद से बेहतर था, लेकिन जंग वैसी स्पीड से आगे नहीं बढ़ी जैसा शुरू में सोचा गया था। सूत्रों ने यह भी कहा कि जंग के लक्ष्यों का फिर से आकलन करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस्राएल के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि ईरान में बड़ी संख्या में लोगों को सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतारना मुश्किल हो रहा है, जबकि कुछ इस्राएली आकलनों में कहा गया है कि जंग के दौरान ऐसा हो सकता था। ईरान की 2 किस्म की स्ट्रैटेजी थी। नंबर 1, वहां के नेताओं को मारते रहो, ईरान बर्बाद हो जाएगा। नंबर 2, उन्हें लग रहा था कि अगर हम ईरान पर जंग छेड़ देंगे तो ईरान के अंदर से विद्रोह उठेगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। यानी कि इन दोनों ही सूरतों में इस्राएल और अमेरिका की चाल नाकाम साबित हो रही है। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है, जैसे जैसे माहौल बढ़ रहा है, क्या ईरान जीत रहा है? और अब मैं आपके सामने दोनों ही सूरतें पेश करने वाला हूं। अगर यह जंग ईरान जीत गया और अगर यह जंग ईरान हार गया, और मैं स्पष्ट कर दूं, ईरान के जीतने से मतलब यह नहीं कि अमेरिका या इस्राएल पर ईरान का कब्जा हो जाएगा, नहीं। ईरान के जीतने का मतलब यह है कि अमेरिका और इस्राएल को पीछे हटना पड़ेगा। मगर हां, ईरान के हारने का मतलब क्या है? ईरान के हारने का मतलब यह कि ईरान के अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाए, ईरान अराजकता में पड़ जाए, लोग वहां की सरकार के खिलाफ बगावत करने लगें और सड़क पर नरसंहार शुरू हो जाए, गृह युद्ध शुरू हो जाए। अगर ईरान के अंदर ऐसा कुछ होता है तब हम कह सकते हैं कि ईरान हार गया। और अब मैं आपके सामने दोनों ही सूरतें पेश करने वाला हूं। सबसे पहले वो बड़ा प्रश्न, अगर गुजरते लम्हे के साथ ईरान जीत की तरफ बढ़ता है, यानी कि जिस लक्ष्य से वो अब आगे बढ़ रहा है उसमें उसे सफलता हासिल होती है, तो उससे क्या होगा? मगर उससे पहले तामिर अजरामी, एक जाने माने लेखक, उनके लेख का एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यह जंग किस दिशा में बढ़ रही है। गौर फरमाएं।
प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ इतिहास से ही नहीं सीख रहे, बल्कि अभी जो सामने हो रहा है उससे भी कुछ नहीं सीख पा रहे। यह कोई छोटी टैक्टिकल गलती नहीं थी। ट्रंप बिना एग्जिट प्लान के जंग में कूद गए। उन्हें बहुत देरी से समझ आया कि ईरान ने मैदान ऐसा सेट कर दिया है कि यह जल्दी जीत वाली लड़ाई नहीं बल्कि थकाने वाली लंबी जंग होगी। अब वॉशिंगटन दो मुश्किल ऑप्शंस के बीच फंसा हुआ है। वो पीछे नहीं हट सकता क्योंकि वो हार जैसा लगेगा, और आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकता क्योंकि इससे लंबी जंग में फंसने का खतरा है जिससे जीत की कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने सोचा था कि 2 हफ्तों में खेल तमाम हो जाएगा, मगर आप देख रहे हैं ईरान अब भी लड़ रहा है, बावजूद उसके कि उसके कई बड़े नेता मारे गए हैं। खामेनी मारे गए हैं, बसिज कमांडर मारे गए हैं और अली लारिजानी की मौत हो गई है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ट्रंप यह कहने को मजबूर हो गए हैं कि ईरान के अंदर लोग हाई आईक्यू वाले लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, यह चेस का खेल है और हमारा मुकाबला एक बहुत ही चालाक और शातिर प्रतिद्वंद्वी से हो रहा है। सुनिए ईरान के इस नए फैन डोनाल्ड ट्रंप को। Only because people don't understand to a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. और अब दोस्तों मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अगर यह जंग ईरान के मुताबिक होती है, यानी कि अगर इस जंग में ईरान आखिरकार आगे जाकर जीत जाता है, तो इसका क्या परिणाम होगा, एक एक करके आपके स्क्रीन में। सबसे पहले सैन्य और क्षेत्रीय संतुलन का नतीजा। जी हां दोस्तों, इस पूरे इलाके में जो मिलिट्री बैलेंस है वो बदल जाएगा। कैसे, गौर फरमाएं। अगर ईरान जीतता है तो संभव है कि जंग का अंत ऐसे युद्ध विराम में हो जहां जमीन पर कुछ बड़े तथ्य बने रहें। इस्लामिक रिपब्लिक यानी ईरानी सत्ता ढहती नहीं है, बल्कि खामेनी की मौत के बाद और अब अली लारिजानी की मौत के बाद नया कट्टरपंथी नेतृत्व और मजबूत होकर उभरता है। युद्ध की स्थिति में आईआरजीसी और सख्त लाइन वाले गुट और ताकतवर हो जाते हैं। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता कमजोर तो होती है, लेकिन खत्म नहीं होती। अमेरिका और इस्राइल कई ठिकानों को तबाह कर देते हैं, फिर भी ईरान अमेरिकी बेसों और इस्राइल पर लगातार बड़े हमले जारी रखने की क्षमता दिखा देता है। जीत का मतलब यहां यह होगा कि ईरान के पास इतनी बची कुची ताकत रह जाए कि वो इस्राइल और अमेरिकी बेसिस को आगे भी डरा कर रख सके और भविष्य के हमलों को रोकने का माहौल बना सके। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वापस जा रहा है। याद कीजिएगा कुछ दिनों पहले आईआरजीसी ने क्या कहा था कि कई अमेरिकी जंगी जहाज वापस जा रहे हैं, और तब डोनाल्ड ट्रंप ने उसे फेक न्यूज बताया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने उसे फेक न्यूज बताया था, मगर अब आपके सामने तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यह क्या है दोस्तों? यह दिखा रहा है कि फेक न्यूज या झूठ अमेरिका बोल रहा था। सबसे बड़ी बात, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, इस पर इसका क्या असर पड़ेगा, गौर फरमाएं। हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी समूह पूरी तरह खत्म नहीं होते। इस्राइल उन्हें पीछे से धकेल सकता है, लेकिन अगर वे लड़ने और लगातार परेशान करने की क्षमता बचाए रखें तो ईरान कहेगा कि उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इस युद्ध से बच निकला है। सबसे बड़ी बात, आने वाले कई समय में ईरान को एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक जीत मिलेगी, और इसके क्या मायने हैं, गौर फरमाया जाए। ईरान की जीत सिर्फ सैन्य नहीं होगी, उसका बड़ा हिस्सा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक होगा। पूरे क्षेत्र में ईरान खुद को ऐसे देश के तौर पर पेश करेगा जिसने एक साथ अमेरिका और इस्राइल की बमबारी झेली और फिर भी इस्राइल के अंदर तक और खाड़ी में अमेरिकी बेसों तक जवाबी हमला किया। यह उसकी घरेलू और बाहरी प्रचार रेखा का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाएगा। इसमें तो राय नहीं है दोस्तों कि ईरान पर हमला हो रहा है, ईरान को नुकसान हो रहा है, मगर अगर यह जंग जल्द खत्म हो जाती है, अगर ईरान अंदर से तबाह नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है ईरान इसे बड़ी जीत के तौर पर पेश करेगा। और यह मत भूलिए दोस्तों कि इस जंग के अंदर ट्रंप लगातार अपने सहयोगियों से कहते रहे, मेरी मदद करो। इस जंग के दौरान ही ट्रंप पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए।
उनके साथ कोई नहीं था। ना उनके साथ इटली था, ना उनके साथ स्पेन था। स्पेन के प्रधानमंत्री ने तो खुलकर उनके खिलाफ कहा। जापान ने मना कर दिया कि हम अपने जंगी जहाज नहीं भेजेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि राष्ट्र हित में मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जंगी जहाज नहीं भेजूंगा। तो यह तो इस वक्त की बात है। सोचिए, अगर ईरान की शर्तों पर यह युद्ध खत्म होता है तो आप मुझे बताइए ट्रंप और इजराइल की कितनी थू-थू होगी। और जहां तक इजराइल की बात है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोई उसे इस वक्त दुनिया में समर्थन नहीं दे रहा है। यह भी एक हकीकत है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनके अपने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के अध्यक्ष जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि अमेरिका इस्राइल की जंग लड़ रहा है। अब अंदाजा लगाइए, अगर यह जंग ईरान अपनी शर्तों पे जीत जाता है तो अमेरिका और इस्राइल की इस गठजोड़ को किस कदर तमाचा मिलने वाला है। इसके अलावा इसका क्या आर्थिक असर पड़ेगा, इस पर भी गौर फरमाएं। तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था। भले ही लड़ाई थम जाए, लेकिन हॉर्मूज में रुकावट और तेल आर्थिक ढांचे पर हमले की विरासत बहुत भारी होगी। अगर ईरान को विजेता माना जाता है तो वैश्विक तेल की कीमतें कई साल तक संरचनात्मक रूप से ऊंची रह सकती हैं, क्योंकि बाजार यह मान लेगा कि ईरान जरूरत पड़ने पर हॉर्मूज को बार बार बंद या बाधित कर सकता है। टैंकर बीमा महंगा होगा और लंबी अवधि के ऊर्जा अनुबंधों में हॉर्मूज जोखिम प्रीमियम जुड़ जाएगा। सिर्फ इन दो लोगों की जिद की वजह से आज दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बादी के रास्ते पे है। यानी कि अगर यह जंग थम भी जाए तब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का दबदबा बढ़ जाएगा। यह है इस जंग में ईरानी जीत के मायने। इसके अलावा अगला प्रश्न, अमेरिका और नेटो पर इसका क्या असर पड़ेगा। गौर फरमाएं। अगर दुनिया को लगे कि ईरान जीता है तो इससे अमेरिका और नाटो सुरक्षा गारंटी की साख कमजोर होगी। सहयोगी देश पहले ही अग्रिम मोर्चे पर आने से बचते दिख रहे हैं। अगर ईरान अमेरिकी ठिकानों और बेसों पर जब चाहे हमला कर सकता है और वॉशिंगटन या उन्हें पूरी तरह बचा नहीं पाता या ईरान को निर्णायक रूप से तोड़ नहीं पाता, तो अमेरिकी साझेदार अपनी सुरक्षा रणनीति पर विचार करेंगे। सही सुना आपने। हमें नहीं भूलना चाहिए कि खाड़ी के कई देश इस वक्त अमेरिका के साथ अपने रिश्तों पर विचार कर रहे हैं, कई समझौतों पर विचार कर रहे हैं, कई जो सहयोग थे, कई जो डील्स थे, उस पर रोक लगा रहे हैं। तो नेटो और खाड़ी देशों पर यह असर पड़ने वाला है। और इस पूरी जंग में एक बहुत अहम फैक्टर है, वो है चाइना का। चाइना पर इसका क्या असर पड़ेगा, गौर फरमाएं। चीन के लिए रणनीतिक फायदे और उलझने। अगर युद्ध का झुकाव ईरान की तरफ जाता है तो चीन को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं, लेकिन कुछ खतरे भी रहेंगे। चीन खाड़ी और ईरान के तेल पर काफी हद तक निर्भर रहेगा और उसने बेल्ट एंड रोड के तहत इस क्षेत्र में भारी निवेश किया है। अगर ईरान दिखा देता है कि वह अमेरिका को खुली चुनौती देकर टिक सकता है तो तेहरान के लिए बीजिंग और मॉस्को के साथ और गहरे रिश्ते आकर्षक हो जाएंगे। अगर खाड़ी में अमेरिकी प्रभाव कमजोर दिखता है तो क्षेत्रीय देश चीन के साथ आर्थिक, तकनीकी और हथियार संबंध और बढ़ा सकते हैं। इससे बीजिंग को ऊर्जा मांगों, बंदरगाहों, 5G और निगरानी तकनीक जैसे क्षेत्रों में और ज्यादा पकड़ मिलेगी। और हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, इस जंग में किस तरह से रूस लगातार ईरान की मदद कर रहा है, सैटेलाइट इमेजरी के जरिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए, और उसी वजह से ईरान की मिसाइलें अपने निशाने पर लग रही हैं। अगर ईरान जीतता है तो इसका क्या असर पड़ेगा रूस पर, गौर फरमाएं। मॉस्को के लिए रणनीतिक राहत। रूस के लिए ईरान की तरफ झुका हुआ नतीजा कई तरह से फायदेमंद होगा। अमेरिका का ध्यान, हथियार और सैन्य संसाधन मध्य पूर्व में फंस जाएंगे, जिससे यूरोप और इंडो पैसिफिक पर उसका फोकस कमजोर होगा। तेल की ऊंची और अस्थिर कीमतें रूस की सरकारी आय के लिए फायदेमंद होंगी, खासकर तब जब वो पहले ही एशिया की तरफ ऊर्जा आपूर्ति मोड़ चुका है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि दोस्तों, अब अमेरिका ने इजाजत दे दी है भारत को कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। अगर ईरान ये जंग जीतता है, और सिर्फ जीत की बात नहीं, इस वक्त भी रूस की 5 उंगलियां घी में हैं और सर कढ़ाई में है।
जी हां, क्योंकि रूस जो चाह रहा है वही हो रहा है। मगर सबसे बड़ा प्रश्न, अगर ईरान हार गया तब क्या होगा? ईरान के हार का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। ईरान के हार का मतलब उसका पूरा नेतृत्व जो है वो बर्बाद हो जाता है, ईरान कई हिस्सों में बंट जाता है और उसके कई हिस्सों पर कई वॉरलॉर्ड्स का राज हो जाता है। IRGC हर तरफ काबिज हो जाती है और ईरान जो है वो कट्टरता की आग में घुस जाता है या झोंक दिया जाता है। इसका नुकसान दुनिया को होगा, ईरान को तो होगा ही, मगर जब ईरान के अंदर कट्टरता बढ़ेगी तब उसके रिश्ते दुनिया भर के आतंकवादी समूह के साथ बढ़ सकते हैं और आप जानते हैं दोस्तों कि इसका क्या असर पड़ेगा। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब एक देश टूटता है तो उसका सबसे ज्यादा असर उसके नागरिकों पर पड़ता है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि यह पूरा माहौल शांति की तरफ बढ़े, युद्ध विराम की तरफ हम बढ़ें और ईरान की जनता को नुकसान ना हो और ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को सद्बुद्धि मिले। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।